हेलो स्टूडेंट्स। तो इतने दिनों से मैं मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस डाला हूँ। मैंने 8th के लिए कुछ वीडियोस डाला, मैंने 9th के लिए भी डाला, 10th के लिए डाला। जस्ट जल्दी ही मैं 11th के लिए डालूँगा, और 12th के स्टूडेंट अगर होंगे कोई तो मैं 12th के लिए भी डालूँगा। ओके, मैथ्स की वीडियोस। और मैंने देखा फिज़िक्स के भी हमारे अजीत सर ने आपको पढ़ाया था। अजीत सर ने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे और आपने उनसे पढ़ा होगा। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा मैं मैथ्स से थोड़ा अलग करता हूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फिज़िक्स के बारे में बताता हूँ कि फ़िज़िक्स में और चीज़ें क्या हो सकती है। और हाँ, एक और बात मुझे आपसे बोलनी थी आप लोगों से कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सीताराम बाल विद्या निकेतन के हैं या बाहर के हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन्होंने जो मैंने कैलेंडर का वीडियो डाला था उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा लगा मुझे। और सब देख रहे हैं, सीख रहे हैं, गुड। और इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि किसी और टॉपिक पे के बारे में आपको सीखना है तो आप मुझे बताओ, ग्रुप में बताओ, कहीं भी बताओ, मैं उसमें आपको कोशिश करूँगा वो चीज़ें बताने की। जैसे आपने कैलेंडर किसी ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने कैलेंडर पे बना दिया वीडियो, है ना, कैलेंडर आपको सिखा दिया। ऐसे और कुछ भी आपको लगे कि ये चीज़ें भी मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ तो आप मुझे बताओ और मैं आपको वो चीज़ सिखाऊँगा। तो आज से मैं 9th और 10th का फिज़िक्स का भी वीडियो मैं एक प्रॉपर मैनर में, जैसे मैं मैथ्स का डाल रहा था, 8th 9th 10th का डाल रहा था, वैसे मैं फ़िज़िक्स का भी डालूँगा। ओके, फिज़िक्स के भी वीडियोस में आपको मिलेंगे धीरे धीरे और आप फिज़िक्स भी इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं ट्राई करूँगा कि एक वीक में एक मैथ्स का एक फिज़िक्स का वीडियो आपको मिल ही जाए आराम से, और उसके फिर आप क्वेश्चंस आप आराम से करो। हर स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज मैं 9th के लिए फ़िज़िक्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखो, अगर ध्यान से सोचा जाए तो फ़िज़िक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। मुझे पर्सनली मुझे मैथ्स लगता है इंटरेस्टिंग, और उतना ही फिज़िक्स भी लगता है ना। फिज़िक्स उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना मैथ्स जिनको भी लगता है, और जिनको नहीं लगता है एक बार ट्राई करके देखो, आपको फिज़िक्स भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, फिज़िक्स में 9th में जो पहला चैप्टर है, और मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आपके अपने सिलेबस में जो है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो है, सिर्फ उतना ही नहीं बताऊंगा, मैं उससे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और अगर आप चाहो तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत एक्स्ट्रा सीख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो सीखने के बाद आपको 11th 12th में बहुत काम आएगा। वेदर आप अगर साइंस फील्ड में जाओगे, वेदर आप बायोलॉजी सेलेक्ट करोगे या फिर मैथ्स चूज़ करो बाद में, आपको वो चीज़ें बहुत काम आएगी। अगर मैंने जो भी सिखाया है आपको वो आप अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, मोशन अपना पहले चैप्टर का नाम है। नाम से ही आपको पता है कि मोशन होता क्या है। ठीक है, मोशन क्या होता है कि कोई चीज़ें मूव कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, वैसे दुनिया में हर कुछ जो भी है सब कुछ मूव कर ही रहा है, सब कुछ मूव करता है। तो उसके बारे में हम लोग एक डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर मोशन क्या होता है, किस प्रकार होता है, और कितने तरीके से चीज़ें मूव कर सकती है ना, क्या क्या मूव करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा, अगर मैंने फिज़िक्स स्टार्ट किया है तो आप सबको ये पता होगा कि फ़िज़िक्स का डेफिनेशन क्या होता है। फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन बस मुझे जानना है। तो अगर आपको कोई पूछे कि फ़िज़िक्स का डेफिनेशन बताओ, तो हम लोग बचपन से वो थोड़ा सा याद रख लेते हैं, कई लोग, आप लोगों को याद भी होगा कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ब्रांच है, एंड विच वी ऑब्जर्व, मेज़र एंड डिस्क्राइब नेचर। ओके, मीन्स बाय विच वी ऑब्जर्व, मेज़र एंड डिस्क्राइब। ओके, मैं लिख भी देता हूँ फिज़िक्स का डेफिनेशन। चलो मैं पहले लिखता हूँ फिज़िक्स का डेफिनेशन। फिज़िक्स क्या होता है आप भी लिखो, और ये चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ दी जाती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we observe, measure and describe nature and natural phenomena.
अब ये मैंने क्या लिख दिया, कई लोगों को ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो मैं आपको अपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाता हूँ कि क्या होता है। मीन्स पहली बात, फिजिक्स का यूज़ जो होता है, हम लोग नेचर को देखते हैं, या नेचुरल फेनोमेना मीन्स हो गया कि नेचर ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी नेचर की वजह से है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं हम लोग, उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा वहाँ हो रहा है कुछ, तो कैसे हो रहा है, उनको मेज़र करते हैं। मेज़र करना मीन्स देखते हैं कि कितने अमाउंट में हो रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी कितने अमाउंट में हो रहा है, कितना बड़ा है वो या कितना छोटा है, इन चीज़ों के बारे में उसको मेज़र करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नेचर को। डिस्क्राइब करना नेचर को कि कोई चीज़ आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये हम लोगों ने डिस्क्राइब किया कि हाँ भाई, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, या इतने हम लोगों के पास इतने प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब इसके अंदर ही आता है, फिजिक्स के अंदर ही आता है। ओके, तो ये हो जाता है फिजिक्स। और अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से लिख रखी है ना, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो नेचुरल के फेनोमेना या फिर नेचर के बारे में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी डिस्क्राइब करते हैं, वो किसके थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, फिजिक्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। या इतना सब कुछ जो बन गया, इतना सब कुछ जो यूनिवर्स में बन गया, हर चीज़ में फिजिक्स का यूज़ होता है। तो फिजिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फिजिक्स में ये जो चैप्टर है मोशन, ये आता है एक बड़े चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम होता है मैकेनिक्स। क्या नाम होता है? मैकेनिक्स। अब कई लोग बोलेंगे कि जो मैकेनिक होता है, बहुत चीज़ को मैकेनिक ही बोलते हैं। कोई साइकिल का मैकेनिक होता है अपने यहाँ, कि साइकिल ठीक कर रहा है, कि साइकिल मैकेनिक है वो। एक्चुअली हाँ, सही बात है, वो साइकिल मैकेनिक है, आप खुद भी समझ सकते हो। मतलब वो साइकिल को सही कर देता है। कैसे सही कर पाता है? उसको साइकिल के बारे में सब कुछ पता है कि अच्छा साइकिल का यहाँ टायर होता है, इस तरह से हम लोग पैडल को घुमाते हैं तो फिर साइकिल भी चलता है। उन सब चीज़ों के बारे में उसको अच्छे से पता है। सब लोग नहीं कर सकता वो भी सही। अब वो तो सिंपल साइकिल का मैंने बता दिया, और भी अगर कुछ और भी चीज़ें सही कैसे कर देता है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उसने अध्ययन कर रखा है। उसके जो भी फेनोमेना है उसको उसने वो ऑब्ज़र्व किया है अच्छे से, उसको मेज़र करके उसको एक्चुअल मेज़रमेंट पता है ना। तो जिसको जिस चीज़ का पता है वो उसका मैकेनिक है ना। जिसको जिस चीज़ का पता है वो मैकेनिक है। किसी को कार का पता होता है वो कार का बन गया। कार का मैकेनिक होना मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ वो कार का सर्विसिंग कर देता है। कार का मैकेनिक होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मीन्स कई लोग कार को बनाने लगते हैं, कई अलग तरह के कार बना देते हैं, है ना। अलग तरह के कार बना दिया उन्होंने, तो वो भी एक तरह से उसी को हम लोग अब इंजीनियर्स बोलते हैं, कि जो इंजीनियर्स होते हैं वही तो ये सारा काम करते हैं, है ना। वो ये सब कुछ करते हैं कि हाँ, ये जो भी नेचर का है सब कुछ वही करते हैं। तो उस फेनोमेना को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। इस चैप्टर को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर पहला चैप्टर आता है मोशन, है ना। और मोशन एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। अभी आप 9th में इतना देख रहे हो, जब 11th में जाओगे तो पहला चैप्टर भी यही होगा। 11th में भी पहला चैप्टर, 11th में भी मैकेनिक्स ही आएगा। मैकेनिक्स के अंदर फिर मोशन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे, फिर आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, है कि नहीं। बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो मैकेनिक्स के अंदर ही आते हैं। मतलब ये वर्ल्ड को हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके अंदर ये सब कुछ आता है। तो अब आपको अगर किसी को मैकेनिक्स का भी डेफिनेशन चाहिए तो मैं वो भी लिख देता हूँ कि मैकेनिक्स को हम लोग डेफिनेशन ऐसे करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, जैसे फिजिक्स में बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो यहाँ क्या बोल देंगे? ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोल देंगे, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। अब ये चीज़ों के बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन मीन्स ऑब्जर्व, जब उसको रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में करते हैं, रेस्ट ये सब क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इस चीज़ को हम लोग मैकेनिक्स का के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मैकेनिक्स भी दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है। वैसे बाद में आपको पता चलेगा, आजकल नया एक ब्रांच आया है, डायनामिक्स भी होता है। वैसे जनरली दो होता है, एक स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक मतलब आपको भी पता है रुका हुआ, और काइनेमेटिक्स होता है। तो बेसिकली हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरे के बारे में भी डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल अभी 9th में हम लोग आगे डायनामिक्स के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या सिर्फ बोल भी देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है। वो डील करता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम है, मतलब मैं आपके बारे में समझाता हूँ कि कोई चीज़ ऐसा है जिस पे बहुत सारे इमोशन लग रहा है फिर भी वो रेस्ट में है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर वो रेस्ट में क्यों है। जैसे आप ही ज़मीन पे अगर कहीं पे बैठे हुए हो, है ना, तो वो आप दिख रहा है कि स्टैटिक तो हो आप, मतलब किसी एक जगह रुके हुए, बट फिर भी आप पे फोर्स तो बहुत सारी लग रही है कि नहीं। तो उन चीज़ों के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टैटिक्स होता है ना। वो क्या होता है? स्टैटिक्स होता है। तो फिर काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो काइनेमेटिक्स होता है कि जो मोशन वाला ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज़ जो एक्चुअली अब चल रहा है ना, कोई चीज़ एक्चुअली चल रहा है, और आप ये समझो कि कुछ भी उसका कॉज हो सकता है चलने का, है ना, कुछ भी उसका कॉज हो सकता है चलने का, वजह हो सकती है चलने की। तो कोई चीज़ चल रहा है तो उसको काइनेमेटिक्स बोलेंगे, और जो अगर रुका हुआ है उस पर भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक मैंने बड़ी बात बोल दी कि स्टैटिक्स, कोई चीज़ रुका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए वो रुका हुआ है। फोर्स बहुत सारा लग रहा है फिर भी रुका हुआ है, क्या पता, है ना। तो यहाँ पे मैं ये दो बातें लिख देता हूँ, पहला स्टैटिक्स और दूसरा काइनेमेटिक्स। ठीक है, और तीसरा डायनामिक्स। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, तीनों का डेफिनेशन क्या बताया कि पहला जो रुका हुआ रहता है उसके बारे में देखते हैं, और दूसरा काइनेमेटिक्स देखते हैं। उसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है, ये नहीं सोचते हैं क्यों मूव कर रही है, बट मूव कर रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, काइनेमेटिक्स हो गया। और डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स में हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो ये सब कुछ डिटेल में देखते हैं कि आखिर उसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है तो वो मूव कर रही है ना। अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर गए तो मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस। काइनेमेटिक्स क्या हो गया कि कोई चीज़ मूव कर रहा है ना, कोई चीज़ मूव कर रहा है, क्या फोर्स लग के मूव कर रहा है वो मैटर नहीं करता है ना। अब जैसे कोई कार जा रही है तो हम लोग बोलते हैं कि इतना दूर गया, इतने स्पीड से गया, तो बताओ कितना टाइम लगेगा जाने में, है ना। 10 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर पर आवर के और रफ्तार से गया तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कहीं पे हमने ये सोचा कि कार पे फोर्स कौन लगा रहा है? नहीं सोचा ना कि कार पे आखिर क्या फोर्स लगा रहे हम लोग तो वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सब सोचे बिना जो काम करते हैं उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और अगर ये भी सोचें कि अच्छा कार मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया कि वो कार मूव कर रहा है, वो सब क्या कहलाता है? डायनामिक्स के अंदर आता है। तो वो डायनामिक्स पार्ट मैंने क्या बोला, अभी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन का पार्ट, मैंने आपको ये सब थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक लिखता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन, ये दो बातें क्या होती है? रेस्ट एंड मोशन। तो मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि रेस्ट का डेफिनेशन मैं क्या बोलूँगा, है ना। अब देखो ध्यान से, दोनों के बारे में, रेस्ट एंड मोशन के बारे में कुछ बातें मैं बोलता हूँ, वो आप सुनो। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, इस चैप्टर में थोड़ा सा डेफिनेशंस ही होंगे, थोड़ी सी समझने वाली बातें ही होंगी, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें सुननी पड़ेगी कि सुन के आप समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है ना। उतनी बातें मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि वो सारे डेफिनेशंस ही होंगे, वो लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। और आप बस दिमाग में उस चीज़ को डालो और समझो, और हो सके तो बार बार आप देख के समझ सकते हो। देखो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आप समझो उस चीज़ को आखिर क्या बोला जा रहा है। तो देखो, अब मोशन जो होता है, कोई भी मोशन जो होता है वो एक कंबाइंड फॉर्म होता है एक ऑब्जेक्ट का और जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो। सुनो मैंने यहाँ पे क्या बोला, कोई भी जो मोशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ जो मूव कर रही है और मूव करते हुए जो कोई उसको देख रहा है, उन दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है ना। एक्चुअल अगर देखा जाए रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ रेस्ट या फिर मोशन होता ही नहीं है। मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। अगर देखा जाए ध्यान से तो रेस्ट और मोशन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं। ऐसे आप बोल ही नहीं सकते कोई चीज़ रेस्ट में है, ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कोई चीज़ मोशन में है। क्यों नहीं बोल सकते हो? अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको देख कैसे रहे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हाँ वो चीज़ रेस्ट में, वो चीज़ मोशन में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तुम बोलोगे कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आप बैठे हुए हो, आप रेस्ट में हो,
आप रेस्ट में उनके लिए हो जो आपको बैठ के देख रहे हैं कि हाँ आप बैठे हुए हो। मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे बगल में एक और आदमी बैठा हुआ है, तो वो आदमी बोलेगा कि हाँ ये बैठा हुआ है, क्योंकि उसके नज़र में मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वही सामने से आपकी एक गाड़ी जाए, सामने से आपकी एक गाड़ी जाए, तो वो गाड़ी का आदमी के लिए आप बैठे हुए नहीं हुए, उस गाड़ी के आदमी के लिए तो आपने मूव किया है कि नहीं। ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, बट सोचो ध्यान से। अब वही गाड़ी के बारे में ध्यान से देखते हैं। अब आप यहाँ बैठे हुए हो और एक सामने से कार जा रही है, कार आपके लिए मूव कर रही है, कार आपके लिए मूव कर रही है, मोशन में हो गया आपके लिए कार। लेकिन वही कार उस कार के अंदर बैठे हुए आदमी के लिए क्या हुआ, रेस्ट में है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं रहा है मूव करता हुआ, है कि नहीं। तो ये जो होता है चीज़, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, किस चीज़ के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। हम लोगों के लिए लगता है कि ज़मीन स्थिर है, ज़मीन रुका हुआ है ना। लेकिन ज़मीन आप सबको पता है नहीं रुका हुआ है, सब कुछ ही मूव कर रहा है, सब घूम रहा है सन के चारों तरफ। तो अगर सन की तरफ से देखेंगे तो हम सब घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को क्या लग रहा है, वो सब कुछ रुका हुआ है। तो ऐसा कुछ रेस्ट या मोशन में होता ही नहीं है। वो सब डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर मीन्स होता है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है, उस चीज़ को ऑब्जर्वर कहते हैं, मतलब जो डिटेल में देख रहा है। तो यहाँ पे मैं चलो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ बातें लिखता हूँ जो आपको नोट्स में लिखना चाहिए कि मोशन इज़ अ कंबाइंड, मोशन इज़ अ combined property of the object and the observer। अब मैंने ये क्या बोला कि कंबाइंड प्रॉपर्टी हो गया ऑब्जेक्ट का भी और जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसका भी, एंड द ऑब्जर्वर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। सिंपल सी बात में, भाषा में अगर बात बोलो तो विदाउट द ऑब्जर्वर देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। और देयर इज़ नथिंग, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरा का पूरा, मतलब पक्का, एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। मतलब दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबकी नज़र में रुका हुआ हो या सबके नज़र में घूम ही रहा हो, ऐसा दुनिया में कुछ भी है ही नहीं। आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप बताओ, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ सबके लिए रुका हुआ हो या सबके लिए चल रहा हो। सब कुछ किसी के लिए चल रहा है, किसी के लिए रुका हुआ है। ये वही बात हो गई कि कोई इंसान भी किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, वही बात हो गई ना। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कोई इंसान सबके लिए बुरा ही हो, है ना। चलो ये बात थोड़ा सा अलग टाइप का बात हो गया, बट अगर हम लोग मोशन के लिए बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ के लिए रुका हुआ है या सब कुछ के लिए चल रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब चलो कोई बोलेगा कि सर अगर फिर क्वेश्चन बुक में ऐसे बोल दिया कि तुम रेस्ट का डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो चलो रेस्ट का अलग से डेफिनेशन बताता हूँ मैं, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो। चलो मैं लिखता हूँ, उसी साथ में समझाता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। देखो मैंने बोला कि एट रेस्ट मीन्स उस पर बोला जा सकता है कि वो रेस्ट में है इफ़ it does not change its position with respect to its surroundings, okay, with respect to its surroundings with the passage of time। मतलब एक टाइम इंटरवल में बोल सकता हूँ, पैसेज ऑफ टाइम। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, कैसे बोलेंगे रेस्ट में है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में। ये WRT जो लिखा है, ये WRT का मीनिंग होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे भी मैं यूज़ करूँगा, ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब ऐसे बहुत बार आपको दिखेगा WRT, हर जगह फिजिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। WRT मीन्स क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू, मतलब
किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में, किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में मतलब किसी चीज़ के नज़रिए से देखना, है ना, किसी चीज़ के नज़रिए से देखना। अगर मेरे नज़र से देखा जाए तो बहुत बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। मेरे नज़र से देखा जाए तो सामने से जो कार जा रही है वो मूव कर रही है, मैंने वो एग्जांपल दिया आपको। और कार के अंदर जो है उसके नज़रिए से देखा जाए, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन इनसाइड अ कार देखा जाए, तो फिर वो कार मूव नहीं कर रही है, कार रुकी हुई है। वही मीनिंग हो गया इसका, है कि नहीं, क्योंकि पोजीशन तो चेंज नहीं कर रही है ना, उस आदमी के नज़र में उस कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, उसी तरह मैं चलो मोशन का भी आपको बताता हूँ। मोशन क्या होता है? अब मोशन क्या होता है वापस से चलो लिख के बता देता हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट, इफ अच्छा नहीं, रेस्ट में डज नॉट बोलेंगे ना, इफ इट्स पोजीशन, वो मैंने रेस्ट समझ लिया, इफ इट्स पोजीशन changes continuously। वापस देखो WRT लिख रहा हूँ, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू दी, क्या वापस इसमें भी वही होगा, सराउंडिंग्स, दी सराउंडिंग्स, ठीक है। या फिर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर लिख सकते हैं यहाँ पे, और विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो अब मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ भी लिख दूंगा विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ। ऐसा तो होगा नहीं कि समय, एक समय पे कोई चीज़ यहाँ पे है, अगले समय पे कहीं और चला जाए। पैसेज ऑफ टाइम, द टाइम के साथ ही होना चाहिए। एक टाइम पे इधर है, दूसरे टाइम पे उधर चला जाए, उसी को बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, एक सेंटेंस लिख सकता हूँ वापस से। यहाँ पे मैं ऐसे एरो मार्क करके लिख दूंगा इंपॉर्टेंट चीज़ को, कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब रिलेटिव क्या होता है कि जुड़ा हुआ है, हम लोग भी बोलते हैं ना, हम लोगों का वो रिलेटिव्स है, हम लोगों का रिलेटिव्स है, मतलब कि हम लोगों के उसमें आता है, मतलब हम लोगों से जुड़ा हुआ है किसी प्रकार, है ना, वही बोलते हैं ना रिलेटिव। तो रिलेटिव यहाँ भी वही बोलेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मीन्स एक दूसरे पे पूरा रिलेट करता है। देयर इज नथिंग लाइक, वापस से बोल देता हूँ, एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट, वापस से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। अब एक दो और मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ये मेन आज का लेक्चर डेफिनेशन का ही रहेगा, कि अगर कुछ चीज़ों का आपको डेफिनेशन ही नहीं पता हो तो फिर आगे कैसे चलेगा। फिर डिटेल में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दो और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चीज़ होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं बस बोल देता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये मैकेनिक्स जो होता है, जब हम लोग ये मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो पूरे मैकेनिक्स में हम लोग ऐसा नहीं होगा कि हर ऑब्जेक्ट को उसके साइज़ वाइज देखेंगे कि हाँ वो इतना बड़ा है तो इन चीज़ उतने बड़े ऑब्जेक्ट को हर बार मेज़र करो, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। इसमें फिर क्या देखेंगे, इसमें उस चीज़ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये मानेंगे कि हाँ एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे लिख देंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, या ऐसे बोल दूँगा कि ये एक कार है। अब कोई बोलेगा कि ये कार तो हो ही नहीं सकता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करेंगे कि उसका साइज़ या फिर शेप वाइज कुछ देखें, बस ये देखेंगे हाँ वो एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। और ये भी थोड़ा सा रिलेटिव होगा, थोड़ा सा रिलेटिव आगे जाके जब हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें रिलेटिव कब तो उसमें कभी कभी उसमें साइज़ मैटर करेगा। वो भी मैटर तब करेगा जब दो चीज़ों का साइज़ थोड़ा सा सिमिलर सा हो या थोड़ा सा ही डिफरेंस हो दोनों में। वहाँ भी अगर देखा जाए तो सन के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या हो गया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। सन के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। आप इस चीज़ को समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो कभी कभी डायमेंशन जो होता है उसका किस तरह का दिख रहा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं हम लोग कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
है ना। और उसमें फिजिक्स में उसके ऑब्जर्वेशन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। और समझो इस चीज़ को, मैंने दो बातें बोली यहाँ पे कि जब हम लोग स्टैटिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करेगा कि साइज़ कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि वहाँ पे तो फोर्स के बारे में देख ही नहीं रहे। और वैसे भी अगर आगे की पढ़ाई भी करेंगे तो अर्थ को भी क्या रख रहे हैं हम लोग, सन के मोशन में रखेंगे, तो उसको एक ऑब्जेक्ट ही हम लोग, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात है। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, दूसरा होगा एक डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो ये लिख देता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो वैसे भी सबको समझ में आता होगा, आगे होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो ध्यान से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है या फिर कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक उसके रिस्पेक्ट में कुछ एक दूसरी बॉडी है, या दूसरा बॉडी मीन्स हो गया कोई दूसरा कुछ कार है या दूसरा कुछ भी है जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है ना, वही उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नहीं समझा, अगर आपको नहीं समझा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यही वाला जो दिया, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कुर्सी लगा के, मेरे सामने एक कार जा रही है, तो किसके फ्रेम में देखा जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि कहाँ पे देखा जा रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट जो हो गया, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे हम लोग। क्या बोलेंगे उसे, रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे हम लोग, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोल देंगे। और अब अपने को लोकेट करना है कि वो पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का है वो किधर है, अपने को पता करना है कि वो कार किधर मूव कर रही है। तो उसके लिए हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो मैं क्या हो गया, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने एक कार जा रही है, तो मैं क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, मेरे रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, मेरे रेफरेंस में देखा जाएगा। लेकिन जो कार मूव कर रही है वो कितना स्पीड से मूव कर रही है, कितने दूर जा रही है ना, सीधी सीधी जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, वो जो फ्रेम बनेगा, वो फ्रेम हो क्या हो गया, वो रोड हो गया। रोड में तो एक्स डायरेक्शन में कुछ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में कुछ जा रहा है, जेड डायरेक्शन में कुछ जा रहा है कि नहीं। तो ये जो हम लोग फ्रेम बना लेते हैं ना, जैसे जब मैं आपको मैथ्स में बता रहा था 2D 3D, है ना, 1D, ये सब चीज़ें जो होती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमेंशन मैटर करती है। तो अगर पूरी दुनिया में कुछ भी मूव कर रहा है ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग हमेशा ऐसे चूज करेंगे, कोई भी 3 परपेंडिकुलर लाइन ले लिया कि हाँ वो चीज़ जो है, एक पत्थर को उछाला तो वो ऊपर की तरफ इतना दूर गया, दाईं की तरफ इतना दूर गया, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने उस फ्रेम को चूज़ कर लिया, और वो जो अपना एक रेफरेंस पॉइंट हुआ, वो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर मैंने पत्थर उछाला तो मैं हो गया रेफरेंस पॉइंट, है ना, मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे सामने से कार जा रही है तो मैं हो गया रेफरेंस पॉइंट, है ना। और पूरा वो जो सिनेरियो हुआ, मैं देख रहा हूँ कार एक घूमते हुए जा रही है, तो ये पूरा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझी होंगी। तो जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे जाने, क्योंकि कोई भी दुनिया में आप सोच के देखना, चीज़ें जब होती है, कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी काम होता है, तो 3 डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में ही होता है। कि हाँ अगर दाएं बाएं जा रहा है तो एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर नीचे जा रहा है तो वाई एक्सिस हो गया, और आगे पीछे जा रहा है तो जेड एक्सिस हो गया। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सोच लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, 1 मिनट, इसको किसी को भी बोल सकते हैं। इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, इसको बोल दिया जेड एक्सिस। अब ये तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चीज़ हो गया, बट यहाँ भी वही बात हो गई। और यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट है, तो ओरिजिन से देखेंगे, यहाँ पे ओरिजिन क्या हो गया, ओरिजिन के नज़रिए से देखेंगे ना यहाँ पे, तो ओरिजिन क्या हो गया, जो मैंने तभी बोला था, रेफरेंस पॉइंट, है ना। ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और इसके नज़र से देखें, इसके यहाँ से देखें, तो ये एक्स एक्सिस में एक्स दूर गया, एक्स दूर गया है, वाई एक्सिस में वाई दूर गया है, जेड एक्सिस में जेड दूर गया है कि नहीं। तो ये हो जाता है फ्रेम रेफरेंस। ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, ये टर्म्स होते हैं, कई बार काम आता है, तो ये चीज़ें समझो। अब जो मैंने बोला कि मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, अब वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। अब ये क्या होता है,
देखो ध्यान से, पहला इसके बारे में देखते हैं कि मोशन इन 1D क्या होता है। मोशन इन 1D, मैथ्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड में, तो उसमें मैंने ये थोड़ा सा बताया था आपको कि 1D क्या होता है, कि अब नाम से ही लग रहा हो जहाँ पे एक ही डायमेंशन हो। अब आप ही सोचो, अगर आप एक पत्थर है सपोज, उस पत्थर को आपने सीधा ऊपर उछाला, सीधा एकदम सीधा ऊपर उछालोगे तो उस पत्थर का मूवमेंट कैसा रहा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो मूवमेंट सिर्फ ऊपर नीचे हुआ, तो ये 1D हो गया, है कि नहीं। 1D हो गया, मतलब 1D मतलब एक ही डायमेंशन में मूवमेंट हुआ। डायमेंशन मतलब मैंने आपको बताया जनरली क्या अज्यूम करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, मतलब रियल लाइफ में अगर अर्थ में कुछ हो रहा है तो। वैसे ये मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एक पत्थर को ऊपर उछालेंगे, नीचे आएगा, तो 1D डायमेंशन हो गया, वो मोशन इन 1D हो गया। और वही पत्थर को अगर मैंने यहाँ से फेंका, ऊपर नहीं फेंका, थोड़ा सा साइड में फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, तो पत्थर क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। उधर से थोड़ा आगे जाएगा ऊपर की तरफ, फिर नीचे आ जाएगा। तो इसका मूवमेंट कैसा रहा, देखो ऊपर नीचे भी रहा, दाएं बाएं भी रहा। क्या 2D हो गया ये। अब आप समझ गए होंगे ये क्या हो गया, 2 डायमेंशन में मूवमेंट हो गया। या एक कार जाती है, तो कार अगर एक सीधे रोड में जा रही है, ऐसे कार चले जा रही है, तो ये कार का जो मूवमेंट होगा, ये अगर सीधे रोड पे चलते जा रही है तो कैसा मूवमेंट होगा, 1D मूवमेंट होगा। अगर सीधे रोड पे चलते जा रही है तो हम लोगों को सिर्फ यही करना होगा कि एक कार जा रही है इस प्रकार, तो कार का स्पीड बताओ, ये बताओ, तो वो 1D में कंसिडर करें हम लोग। मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ कि कार सीधे रोड पे चले जा रही है तब। अब इधर उधर दाएं बाएं रोड टेढ़ी होगी तो वो एक अलग बात है, तब वो 2D हो गया, है ना। तो ये हो जाता है 1D और ये हो जाता है 2D। ओके, तो चलो 2D भी लिख देता हूँ। अगर 1D का आपको डेफिनेशन चाहिए तो चलो डेफिनेशन वाइज, ये आपको वैसे समझ गया होगा, बट डेफिनेशन में थोड़ा सा दिखाता हूँ, लिख देता हूँ, जिससे आप लोग को आगे भी नोट्स में लिखा रहे। तो मोशन इन 1D हम लोग बोलेंगे कि इफ़ ओनली वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स specifying the position of object, है ना, of object changes with respect to time, then its motion is known as 1D motion, ठीक है। और आप ये समझ सकते हो कि इस केस में बॉडी जो होता है, बॉडी मीन्स क्या बोल रहे हैं हम लोग, बॉडी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। इन दिस या इन सच केस द object moves along a straight line। तो कोई भी चीज़ जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन इन 1D बोलते हैं। जैसे अभी तक आप पढ़ते होंगे कि एक ट्रेन जा रही है तो उसको हम लोग 1D बोलेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं हम लोग कि वो सीधी जा रही है। अगर हम लोग वो भी सोचने लग जाएं, अच्छा उस जगह पे इतना चेंज है, इतने डिग्री से मुड़ गया था, तो फिर 1D रहा क्या, नहीं रहा। तो अगर एक सीधी चीज़ें चलती जा रही है, अब एक पत्थर को ही ऊपर उछाला था तो सीधा उछाला था तो वो 1D हो गया, है कि नहीं। अब इसका एक दो और नाम होता है, मैं वो भी लिख देता हूँ कि दिस मोशन इज ऑल्सो known as रेक्टिलिनियर अगर मैंने थोड़ा सा डबल एंड माबूल से डाल दिया, रेक्टिलिनियर मोशन, और उसको लीनियर मोशन बोल देते हैं हम लोग, नॉर्मली रेक्टिलिनियर मोशन उसको बोलेंगे,
ठीक है, आपको ये बात समझी होगी कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब सीधा सीधा कुछ हो रहा हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D। अब मैंने आपको ये भी समझा दिया कि मोशन इन 2D क्या होता है, चलो वो भी लिख देते हैं, मोशन इन 2D। अब 2D मोशन क्या बोलेंगे, इफ़ 2 ऑफ दी 3 कोऑर्डिनेट, टोटल 3 ही होता है, मैंने ऊपर आपको बता दिया वो चीज़ पहले ही, XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं समझा होगा तो मैं 3 कैसे बता दिया, क्या क्या बताया मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 3 चीज़ें हो सकती है ना मूवमेंट, और आप बताओगे क्या कुछ और। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी मोशन को जो अपने रियल लाइफ में हो रहा है, इन 3 चीज़ों में आप डिफाइन कर सकते हो, है कि नहीं। आप सोच के देखो, जैसे आप खुद के साइज़ को देखो तो आप ये बोलोगे कि मैं ऊपर नीचे इतना हूँ, दाएं बाएं इतना हूँ, इस पॉइंट पे थोड़ा राइट से ज़्यादा हूँ, लेफ़्ट से कम हूँ, इस पॉइंट पे ऊपर से ज़्यादा हूँ, नीचे से कम हूँ, इस पॉइंट से आगे ज़्यादा हूँ, पीछे कम हूँ। अब मैं समझो, आप समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो दुनिया में किसी भी चीज़ को ये 3 डायमेंशन में डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को, कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे से इतना ज़्यादा बड़ा है, पीछे से इतना छोटा है। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब वो 3 डायमेंशन में, इफ़ द 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स specifying the position of object changes with respect to time, then the motion of object is called 2 dimensional। क्या बोला जाता है उसे, 2 dimensional। ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ in such a motion the object moves in a plane। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसका कुछ एग्जांपल दिखाओ, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक प्लेन में किस तरह से चीज़ें मूव करती है। पहला तो मैंने वही बता दिया था आपको कि एक पत्थर को आप यहाँ से फेंको, अगर ऐसे वो आएगा तो क्या ऐसे मूवमेंट हुआ ना उसका, है कि नहीं, 2 मूवमेंट हो गया। यहाँ से फेंका थोड़ा सीधे आगे की तरफ तो ऐसे हो गया पहला मूवमेंट। दूसरा आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं बोल दूंगा कि एक कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो जो उसका कोई भी आप उसमें से एक ले लो, सपोज़ क्वीन ले लो, तो क्वीन का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, 2D होगा ना। आप ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, हाँ आगे इतना गया पीछे इतना गया, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं ही बोल दोगे ना, ऊपर नीचे तो नहीं बोलोगे ना। ऊपर नीचे बोलोगे, एक क्वीन ऊपर नीचे जाती है, जनरली नहीं जाती है, भूल से आप मारोगे उछल गया, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जनरली क्या आगे पीछे या दाएं बाएं उसमें ही बताओगे, उसमें आप डिफाइन कर दोगे। तो कोई एक क्वीन का जो मूवमेंट में बोलूँगा, मोशन बोलूँगा कैरम बोर्ड में, वो क्या होगा, 2D होगा। या फिर कोई भी एक कीड़ा होगा नीचे, कोई इंसेक्ट होगा, वो फ्लोर पे रूम पे घूम रहा है, तो वो रूम पे जो घूमेगा, एक कोई भी सपोज एक चींटी है, चींटी घूमेगा तो कैसे घूमेगा, 2D में घूमेगा। मतलब ये प्लेन का मूवमेंट हो गया कि एक पूरे सतह पे जो भी मूवमेंट होगा उसे हम लोग 2 डायमेंशनल मूवमेंट बोलेंगे, है ना। या फिर आपको ये चाहिए कि कोई भी गाड़ी चल रही है, एक सर्कल में चल रही है, तो वो भी बोल सकते हो कि एक 2D मूवमेंट हो गया, है कि नहीं। और कोई जनरली ऐसे ये भी माना जाता है कि अर्थ जो है वो भी सन के अराउंड कैसे घूम रहा है, 2D में ही घूम रहा है, क्योंकि सर्कुलर वे में घूम रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो ऐसे, आप सोचो एक सर्कल में घूमे जा रहा है, एक सन है, ऐसे अर्थ घूमे जा रहा है। अब आप ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सन है इधर, अर्थ ऊपर नीचे भी ऐसे 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 करके फ्लाई कर रहा है, ऐसा कुछ तो मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ों को हम लोग 2D मोशन बोल सकते हैं। मैंने इनफ एग्जांपल दे दिया, सबसे बेटर वो कैरम वाला ही था, है ना। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन 2D का। अब चलो 3D का डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है, वो भी आप लोग समझ ही गए होंगे। 3D का डेफिनेशन, थर्ड, मोशन इन 3D। देखो क्या होता है। अब सीधी सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, इफ़ ऑल दी 3 coordinates specifying
the position of the object changes with respect to time, मतलब समय के साथ, then the motion of object is called थ्री डायमेंशनल, दैट इज 3D, मैं सीधे बस इतना ही ले देता हूँ, इज कॉल्ड 3D। अब ये बोल सकता हूँ कि इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्पेस। अब देखो मैंने ऊपर 1D में क्या बोला था, 1D में क्या बोला था, इन सच ए केस ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन में घूमता है। 2D में क्या बोला, एक प्लेन में घूमता है। 3D में क्या बोलते हैं, एक स्पेस में घूमता है। अब तुम बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो, तो एक चिड़िया जो उड़ती है, वो जो अगर स्काई में एक कोई बर्ड है, वो फ्लाई जो करती है, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई जो है, या एक काइट, एक पतंग उड़ाते हो आप लोग, तो वो कैसे घूमती है, वो तो एक प्लेन, एक स्पेस में घूम रही है ना। स्पेस में घूम रही है मतलब क्या वो ऊपर नीचे मूवमेंट भी हो रहा है उसका, कुछ ना कुछ है ना, दाएं बाएं भी हो रहा है, आगे पीछे भी हो रहा है, मतलब उसके पोजीशन को आप आराम से डिफाइन इन तीनों चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा हो गया थोड़ा मैथ्स के लैंग्वेज में अगर देखें तो इस तरह का 1D 2D एंड 3D में किसी भी चीज़ का मोशन होता है, ठीक है। अब एक दो और मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशंस, आज मैं डेफिनेशन का पार्ट ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट डे हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि हम लोगों को जो भी पढ़ना है। जैसे अभी फ़िलहाल में हम लोग सिर्फ मोशन इन 1D ही देखेंगे, फ़िलहाल में मोशन इन 1D ही देखने वाले हैं इस चैप्टर में, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये इसी टाइप के मोशन भी होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोशन और भी देखते हैं, और टाइप क्या मोशन का हो सकता है, टाइप्स ऑफ मोशन और क्या हो सकता है। अब ये मैथ्स तो है नहीं कि इसमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, इसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें नोट्स में ज़्यादातर लिखो। वैसे मैथ्स में भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेफिनेशन भी मैं दूँ, तो फिजिक्स में तो और भी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट है लीनियर मोशन, जो आगे मैंने ऊपर लिखा भी था, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, जल्दी से देख लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, when an object moves in a straight line, that motion is called a linear motion। चलो वो लिख भी देता हूँ मैं, when an object moves in a straight line, then that motion is called as linear motion। मीन्स 1D वाला, 1D में ये बोला था ना स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में कोई जो होता है उसका इक्वेशन लिखते हैं तो लीनियर इक्वेशन होता है ना, तो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा उसको कोई क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। इसका आपको एग्जांपल चाहिए तो क्या बोलोगे जो ऊपर दिया था 1D वाला, द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट रोड पर एक कार जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक कार का मोशन, स्ट्रेट लीनियर मोशन है वो। एक आदमी दौड़े जा रहा है सीधे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर मोशन बोलेंगे। और एक पत्थर को मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिया, मतलब या नीचे से ऊपर उछाला सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में, वो भी क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया, ठीक है। एक ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पे चले जा रही है, वो भी क्या हो गया, एक लीनियर मोशन हो गया। ये सब एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया था। दूसरा तो बोलोगे सर तो दूसरा मोशन होता क्या है, तो दूसरा होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो इसके बारे में हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ क्योंकि ये शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मतलब कि अब ये बात होगी कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो समझो कि आपने उंगली में अपना जो चाबी है का रिंग है वो फंसाया और फिर उसको ऐसे घुमाना चालू कर दिया, तो क्या हो गया, उसको रोटेट करना, यही हो जाता है रोटेशन और लीनियर में डिफरेंस। तो वो रोटेट करते जा रहा है ना, रोटेट करते जा रहा है ना, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया, है कि नहीं। और या फिर आप बोलोगे कि सर फिर तो सन के अराउंड जो अर्थ घूम रहा है वो भी तो राउंड में घूम रहा है, और सन जो है वो भी फिक्स्ड है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है। मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ, वो भी क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। वो लीनियर मोशन हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि वो सीधी रेखा में नहीं थी,
तो रोटेशनल क्या हो गया, एक अगर फिक्स्ड आप समझो एक एक्सिस है, रोटेशनल मोशन क्या हो गया कि एक एक्सिस है, उसके अराउंड कोई चीज़ घूमे जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, है ना। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, या फिर और आपको एग्जांपल चाहिए तो जो जैसे मैंने चाबी का आपको दिया, या फिर आपने एक रस्सी के लास्ट में कुछ बांध दिया और रस्सी को उंगली पे लिया और ऐसे चारों तरफ उसको घुमाना चालू कर दिया, है ना। या तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। या एक एक्सिस है, उसके अराउंड कुछ भी ऐसे घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस is called rotational motion, is called rotational motion। ठीक है, उसके क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो क्या बोलेंगे, मैंने जो बोला था वो हो सकता है, या फिर उसको अगर और भी अच्छा चाहिए तो जैसे मैं वो वाला लिख देता हूँ, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स, सन के अराउंड नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया था, इट्स ओन एक्सिस, मतलब वो खुद के एक्सिस के अराउंड जो घूमता है वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या दूसरा इसका आपको और एग्जांपल चाहिए तो और क्या दे सकते हैं, आप समझो कोई एक एक्सिस फिक्स्ड होना चाहिए ना, तो एक्सिस फिक्स्ड है तो किसका मोशन, फैन है ना, एक पंखा है, तो वो भी लिख सकता हूँ, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो अर्थ का मोशन भी क्या हो गया, एक रोटेशनल मोशन हो गया, या एक इलेक्ट्रिक फैन भी क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, तो बोलोगे आपकी कैसा थर्ड टाइप भी कोई सा होता है क्या, तो थर्ड भी एक मोशन बोल देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ध्यान से देखो। अब इसके नाम से मैं आपको बताता हूँ, कोई चीज़ जो बराबर रिपीट होते जा रही है, कोई चीज़ जो बराबर वही चीज़ रिपीट होते जा रहा है, टू एंड फ्रो उसको बोलते हैं, या उसको कोई भी पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि वही समय के साथ वही चीज़ वापस से रिपीट होते रहता है, जैसे कि एक पेंडुलम है ना, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। एक पेंडुलम है, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, दी टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड a fixed point is called oscillatory motion। ठीक है, एग्जाम्पल आपको चाहिए तो क्या बोलेंगे इसका, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है, सिंपल पेंडुलम। आपको पता है पेंडुलम क्या होता है, ऐसे यहाँ टंगा रहता है, सपोज़ यहाँ पे कुछ एक रस्सी में कुछ ऐसे बांध के यहाँ पे कुछ लटका दिया है ना, एक बड़ा सा एक लोहा का लटका दिया, फिर ये ऐसे कैसे मूव होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, घड़ी के नीचे कई बार लगा रहता है ना, और बाकी आप खुद से भी देख सकते हो। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, कुछ पीरियड के साथ वो ऐसे घूमते रहता है, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये हो गया कुछ डेफिनेशन पार्ट, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखो ये सब। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा। और आगे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत सारा आएगा, वो सब भी देखेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। और इसका आप होमवर्क के लिए इसका नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाओ, क्या क्या मैंने बताया है आज वो सारी चीज़ें आप सोचना अच्छे से, बार बार देखना और समझ में आएगा। डेफिनेशंस मैंने आपको बताए। नेक्स्ट डे मैं क्या स्टार्ट करूँगा,
स्केलर वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट करूँगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, और सीधे ही हम लोग फिर आगे के चीज़ों पे आ जाएंगे पढ़ाई में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन मीन्स जो 1D में मूवमेंट हो रहा है, एक ही डायमेंशन में जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना प्लीज़, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ऐसे और भी अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और कमेंट करो जो भी कर सकते हो। और इसके बाद आप बताओ कि आपको कुछ और भी पढ़ना है, मन में है तो आप बोल सकते हो, मैं वो पढ़ाऊँगा, कुछ बुरा नहीं मानूँगा मैं। ओके, चलो बाय बाय।